नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में अजीबोगरीब स्थितियां देखने को मिल रही हैं। अभूतपूर्व स्थितियां अगर मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। योगी आदित्यनाथ, प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं, सुनने को मिल रहे हैं, पढ़ने को मिल रहे हैं, ये अभूतपूर्व नहीं तो क्या है। जिस तरह के आरोप तराशी का काम इधर हो रहा है और दोनों दलों के बीच में भी, और कई बार तो लगता है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बस ये दो चेहरे हैं जो इस समय लाइमलाइट में हैं, बाकी तो सब इररिलेवेंट से होकर के रह गए हैं। पर ये ताजा जो मसला है, इसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मसला है सुल्तानपुर में एक ज्वेलर्स के यहाँ दिन दहाड़े डकैती का। डकैती में शामिल डकैतों को पकड़े जाने का, मुठभेड़ का, उसमें एक डकैत के मुठभेड़ में मारे जाने का, और जो संयोग से यादव कम्युनिटी को बिलोंग करता है। अब अखिलेश यादव की पार्टी के लोग भी, खुद अखिलेश यादव भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि साहब, ये मंगेश यादव बड़ा बदमाश था या विपिन सिंह बड़ा बदमाश था। उसके कच्चे चिट्ठे भी ले आए हैं कि उस पर तो 36 मुकदमे हैं और मंगेश पर तो कुल 8 ही मुकदमे थे। तो विपिन क्यों नहीं मारा गया और मंगेश क्यों मारा गया? तमाम तरह की राजनीति हो रही है और इस राजनीति में अब राहुल गांधी भी कूद पड़े हैं। तो क्या अब ये स्थितियां परिस्थितियां आ गई हैं कि आप डकैतों की जाति पर भी राजनीति करेंगे? और मायावती आमतौर पर खामोश रहती हैं, लेकिन कम से कम इस मामले में उनका बयान आया है 3 किस्तों में ट्विटर पर। और उन्होंने भले ही भारतीय जनता पार्टी की भी आलोचना की हो, लेकिन कम से कम ये कहने का तो साहस दिखाया है कि जंगल राज था मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के राज में। सीधे जुड़ लेते हैं, मेरे साथ लखनऊ से वीरेंद्र नाथ भट्ट जुड़ रहे हैं और वही हमें अपडेट देंगे। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। वीरेंद्र जी, अब डकैतों की जाति पर राजनीति। बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं होगी कि समाजवादी पार्टी जो आज जो उसका स्वरूप है, यह चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक संपत्ति के ऊपर बैठे हुए हैं। 1967 में जब उन्होंने कांग्रेस से वो अलग हुए, उन्होंने उन्होंने भारतीय क्रांति दल बनाया। उसका नाम बाद में भारतीय लोक दल हुआ, फिर लोक दल हो गया और आज उसका एक छोटा सा धड़ा राष्ट्रीय लोक दल के रूप में मौजूद है। 1988 में जब जनता दल बना था, तब उसका 2/3 हिस्सा लोकदल ही था। बाकी यूपी में जनता दल में लोकदल के अलावा कुछ खास था नहीं। और 1990 में और 1987 में चौधरी साहब का देहांत हो गया और उसके बाद चौधरी अजीत सिंह उनके पुत्र आए राजनीति में। और 1990 अगस्त में जब मंडल लागू हुआ, तो तब मुलायम सिंह यादव ने कहा कि अब तो ये हमारी विरासत है। जाटों की क्या आबादी है उत्तर प्रदेश में, अब तो यादव तो पूरे प्रदेश में है। और इस तरीके से अक्टूबर 1992 में मुलायम सिंह यादव ने अपनी अलग पार्टी बना ली, समाजवादी पार्टी। और जो भी मूल्य थे चौधरी चरण सिंह के और राम मनोहर लोहिया के, सब केवल उन्होंने उसका लेबल तो चिपका दिया अपने अपने पार्टी कार्यालय के बाहर, लेकिन उनसे कोई लेना देना नहीं है। जो भी ठग हो, जो भी डकैत हो, जो भी ठेकेदार हो, जो भी व्यापारी हो, जो उनको पैसा दे और टिकट ले, पैसा कमा के दे, सीट जीत के लाए, हर किस्म के आदमी की भर्ती की गई। और 1993 का जो उत्तर प्रदेश विधानसभा का जब उपचुनाव हुआ था,
मिड टर्म पोल हुआ था, तब बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर इन्होंने चुनाव लड़ा था और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने थे दिसंबर 1993 में। और आपको याद होगा, ये गठबंधन बहुत दिन नहीं चला और 2 जून 1995 को मैं उसका गवाह रहा हूं, मैं उसका आई विटनेस रहा हूं, साक्षी हूं। जो स्टेट गेस्ट हाउस कांड जो हुआ था लखनऊ में मीराबाई मार्ग पे, जिस तरीके से गुंडों को भेज करके बहुजन समाज पार्टी के एमएलए को उठवाया गया, उनका अपहरण कराया गया और अंततः उस समय के राज्यपाल मोतीलाल वोरा ने सरकार को बर्खास्त किया और अगले दिन बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय महामंत्री थी मायावती जी को शपथ दिलाई मुख्यमंत्री पद की। तो समाजवादी पार्टी का अपराध और अपराधियों से चोली दामन का साथ है और इनके पास सबसे बड़ा जो अपने को जो जो इनका शील्ड है, जो इनका अस्त्र है अपने को छुपाने का, कि वो है विक्टिम कार्ड, जाति आधारित अस्मिता की राजनीति, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। अरे हम तो गरीब हैं, हम तो पिछड़े हैं और तुम तो सामंती हो, तुम तो ब्राह्मण हो। अब तो अखिलेश यादव पत्रकारों की भी जात पूछने लगे हैं राहुल गांधी के तरीके से। अच्छा आप मिश्रा जी, जी हैं, अच्छा आप ठाकुर साहब हैं, ये तो इसके प्रमाण उपलब्ध हैं, अब तो वीडियो मौजूद हैं। तो ये व्यवस्था चली आ रही है समाजवादी पार्टी में। एक मौका आया था 2012 में, जब अखिलेश यादव असेंबली के चुनाव को लीड कर रहे थे और हालांकि तब ये तय नहीं था कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। उस समय गाजियाबाद के जो बाहुबली थे डीपी यादव, उनको समाजवादी पार्टी में शामिल करने की बात हुई थी, लेकिन अखिलेश यादव ने सख्ती से मना कर दिया था कि हम इस बाहुबली को अपनी पार्टी में नहीं लेंगे। और उन्होंने बड़ी वाहवाही बटोरी थी। उन्होंने तब ये भी कहा था हम शाम की दवाई सस्ती कर देंगे, 2012 में ये कहा था। तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो बहुत ही पढ़ा लिखा चेहरा है, ऑस्ट्रेलिया का इंजीनियर है। हालांकि उनके नामांकन पत्र में ऑस्ट्रेलिया के एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की डिग्री का उल्लेख नहीं मिलता है, जैसा कि जानकारी में है। और एक बहुत ही उनका एक अर्बन, एक शहरी और बहुत ही एक सुहाव चेहरा सामने लोगों के आया और लोगों को और ये वो संदेश देने में सफल रहे कि अब ये मुलायम सिंह यादव जैसी पार्टी नहीं है। उस जमाने के बाहुबली और सामंती किस्म के लोग अब नहीं आएंगे और हम जो है सरकार ठीक से चलाएंगे। लेकिन एक साल नहीं बीता था कि 2013 में मुजफ्फरनगर में अब तक के इतिहास का सबसे भयानक दंगा हुआ। मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी आए थे मुजफ्फरनगर, लेकिन अखिलेश यादव आज तक मुजफ्फरनगर नहीं गए उस दंगे के बाद। शायद चुनाव में गए हों, मुझे ध्यान नहीं है, गए गए होंगे जरूर, लेकिन दंगे के बाद नहीं गए। और 2016 में यानी यूपी विधानसभा के चुनाव के एक साल पहले शिवपाल यादव, उनके चाचा ने कहा, जो आजमगढ़ के बड़े एक नेता है बलराम यादव, कि भाई तुम जाकर के मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अब्दाल अंसारी से बात करो और उसका जो कौमी एकता दल से अलायंस करो। बलराम यादव ने उनसे बात की और अलायंस की बात पक्की हो गई। अखिलेश यादव ने अपनी छवि सुधारने के लिए बलराम यादव को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया, निकाल दिया उनको, बाद में ले लिया। और उसके बाद मुख्तार अंसारी ने समाजवादी पार्टी को बहुत खरी खोटी सुनाई और सारा पूरा इतिहास बताया कि कैसे मुलायम सिंह यादव उनके यहाँ आते थे और वो कभी उनके यहाँ मांगने नहीं गए। और 2016 में ये नाटक हुआ कि बलराम यादव को सरकार से निकाल दिया, मंत्री पद से हटा दिया और 2022 में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को मऊ से दोबारा एमएलए बनवाया गया। हालांकि टिकट दिया था ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से, जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है, जिससे उनका समाजवादी पार्टी का उस समय गठबंधन था। अब नहीं है, अब वो बीजेपी के साथ है। 2024 में वही अब मुख्तार अंसारी का बड़ा भाई समाजवादी पार्टी का गाजीपुर से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया और चुनाव जीता। और उसके कुछ महीने पहले मुख्तार अंसारी की डेथ हो गई थी, तो अखिलेश यादव उसकी मातम पुरसी में गए थे, गाजीपुर गए थे, ये सब जानते हैं आप। तो इनका अपराध का समाजवादी पार्टी का चोली दामन का साथ है। यही राष्ट्रीय जनता दल का बिहार का मामला है। और ये समाजवाद और लोहिया जी और जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर, ये केवल एक कॉस्मेटिक पैकिंग है। अपने असली चरित्र को छुपाने के लिए ये सब पैकिंग है
कि हम तो समाजवादी हैं, हम तो लोहियावादी हैं। इनका लोहियावाद से समाजवाद से कोई ना कोई लेना देना है, ना कोई ये जानते हैं। और जिस तरीके से योगी जी ने 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश में संगठित माफिया गिरोहों पर जो क्रैकडाउन किया है, ये भारत के किसी भी राज्य के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। अब आप सीधे सीधे तो अपराधियों के खिलाफ अभियान की आलोचना नहीं कर सकते, तो आप इसमें जाति और मजहब का एलिमेंट ले आते हैं। हर जाति के, हर मजहब के लोग जो भी अपराधी है, वो इसके निशाने पर है। और उसमें ना तो धर्म और मजहब का भेद है, ना जाति का भेद है। मेरठ में सोतीगंज में जो चोरी की गाड़ियों का बाजार था, ये कौन नहीं जानता है कि वो कितना बड़ा बाजार था, अरबों रुपए का उसमें व्यापार था। और पूरे दिल्ली एनसीआर में कोई गाड़ी चोरी होती थी, वो 5 मिनट में जो है मेरठ के सोतीगंज के बाजार में आके कट जाती थी। आज सोतीगंज के बाजार में उल्लू बोल रहे हैं। और 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 जो जो वहां का था आपका कुरैशी, जो बहुत बड़ा मीट का व्यापारी था, जो पहले बसपा का नेता था, फिर अब वो सपा का करीबी हो गया, उसका क्या हाल किया है योगी जी ने, वो भी आपको पता है। जिसने एक बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार में डेनमार्क के एक कार्टूनिस्ट के सर को काट लाने पर 56-60 करोड़ रुपए का इनाम की घोषणा की थी। जिस तरीके से कानपुर का माफिया विधायक था, जिसकी सजा चली गई है, इरफान सोलंकी, सीसामऊ में उसका राज चलता था, अरबों रुपए की संपत्ति है जो पकड़ी गई है। अतीक अहमद ने जिस तरीके से फरवरी 2023 में हत्या कराई उमेश पाल की, और उसके बाद योगी जी ने जिस तरीके से विधानसभा में कहा कि माफिया को मट्टी में मिला देंगे, वो अलग बात है कि अप्रैल 2023 में अतीक अहमद उसके भाई की हॉस्पिटल से जब पुलिस मेडिकल करा के बाहर निकल रही थी, तो दोनों की हत्या हो गई। अतीक अहमद का साम्राज्य कितना बड़ा है, ये अभी भी पुलिस को पूरी इसकी जानकारी नहीं है, और अभी भी जांच चल रही है, और उसकी पत्नी अभी भी फरार है। तो इतना बड़ा माफिया साम्राज्य पूरे प्रदेश में इन्होंने बनाया था। और 1989 में कांग्रेस के कोलैप्स होने के बाद, और कांग्रेस के जमाने में भी तो मुस्लिम माफिया को तो सेकुलरिज्म के नाम पे पूरी छूट मिली हुई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में मुस्लिम वोटों को लेकर के जो खींचतान थी, जो प्रतिद्वंदिता थी, जो कंपटीशन था, उसका भरपूर लाभ उठाया सारे मुस्लिम माफिया ने। जो आपका इकबाल अहमद सहारनपुर का ग्लाइकॉल यूनिवर्सिटी का मालिक जो है, उसकी कितने हजार करोड़ रुपए की संपत्ति एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जब्त की है, ये आपको पता होगा। वो कितना बड़ा माइनिंग माफिया था। तो ये सारी बातें लोगों को ये जो है, लोग संदर्भ में चीजों को नहीं देखते। मैंने जितनी बातें कही हैं, ये सारे हार्ड फैक्ट्स हैं जो अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड हैं, जो नेट पे जाके दिखाई किए जा सकते हैं। तो आज अगर समाजवादी पार्टी को सुल्तानपुर में एक डकैती में इन्वॉल्व, जिस आदमी के सर पर 1 लाख रुपए का इनाम था, जिसने 1.5 करोड़ रुपए की का नगद, चांदी और सोना अगर लूटा था, अगर उसके एनकाउंटर में समाजवादी पार्टी को ये लग रहा है कि लोकतंत्र के ऊपर खतरा आ गया है, तो ये बहुत सामान्य बात है। समाजवादी पार्टी का यही स्टैंड रहा है, यही इनका इतिहास रहा है, इसमें आश्चर्य की बात क्या है? आगे बढ़ने से पहले मैं उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके ब्रजलाल, जो इस समय राज्यसभा के सदस्य हैं, उनका एक वक्तव्य दर्शकों को दिखाता हूं। उन्होंने किताब लिखी है, उसमें सारा ब्यौरा है। जब वो इटावा के यादव जी ने और समाजवादियों सुल्तानपुर में क्या एक पुलिस मुठभेड़ पर उंगली उठाई है, क्योंकि उसमें जो मारा गया बदमाश है वो यादव है, जिसने एक सर्राफ के यहाँ डकैती डाली। 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति लूटी गई, उसमें 20 किलो चांदी बरामद हो चुकी है। अखिलेश जी, आप तो अपराधियों की राजनीति करते हैं। अरे आप तो आतंकवादियों की राजनीति करते हैं। भूल गए जब 2013 में आपने 14 चार्जशीट आतंकवादियों के वापस लिए थे, जिसमें रामपुर अटैक में 2 पाकिस्तानी थे। आपके कार्यकाल में एसपी मुकुल द्विवेदी मारे गए, संतोष यादव थानाध्यक्ष मारे गए, और मारने वाला कौन था? राम वृक्ष यादव और उसका गैंग, जिसको आप ही के परिवार में जवाहर बाग में बसाया था। भूल गए फतेहगढ़ में इंस्पेक्टर राजकुमार मारे गए थे, एक अदने से क्रिमिनल ने मार दिया था। बरेली में फरीदपुर में मनोज मिश्रा इंस्पेक्टर मारे गए थे, गो तस्करों ने मारा था, क्योंकि उनको आपकी खुली छूट थी।
जियाउल हक मारे गए प्रतापगढ़ में, तो आपके राज में तो जंगल राज था। और आप याद रखें, ये जोगी राज है। जब पुलिस से मुठभेड़ होती है, बदमाश गोली चलाता है, तो पुलिस की गोली जाति बिरादरी नहीं देखती है। तो आपके राजनीति ही, आपके परिवार की राजनीति है, वो बदमाशों पर केंद्रित रही। जितने प्रदेश के साहित्य अपराधी रहे, आपकी पार्टी में रहे। और यही नहीं, 90 के दशक की याद दिला दूं, छबीराम, महावीरा, पोथी, अनार सिंह का जब आतंक था, और जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कार्रवाई शुरू कराई और एंटी डकैती एरिया में आपके बिरादरी लोग पालते रहे, जब कार्रवाई होने लगी तो आपके पिताश्री ने कहा कि ये बैकवर्ड के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उस पर राजनीति की। तो आपकी पार्टी की नीति यही रही है। फूलन देवी तक को टिकट दिया इन्होंने, इतनी खूंखार डकैत रही अपने टाइम में। ब्रजलाल जी ने जो एक बात कही है, जो आधी छोड़ दी है, 1980 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह मुख्यमंत्री बने थे, तब उन्होंने गृह विभाग के से कह करके सीआईडी जांच कराई थी मुलायम सिंह यादव के डकैतों से संबंध की, और वो रिपोर्ट बाद में लीक भी हो गई थी। और उसमें जो है बहुत अंतरंग संबंधों का उसमें पूरा विवरण दिया गया है कि कैसे डकैतों से जो पैसा मिलता था उसके जरिए उनकी उनकी राजनीति चलती थी, और कैसे डकैतों के जरिए मुलायम सिंह यादव अपने राजनीतिक विरोधियों को निपटाते थे। वो सारा ब्यौरा है। और ब्रजलाल जी ने एक किताब भी लिखी है कि उसका नाम ही इटावा फाइल्स है। वो किताब है मेरे पास, उसमें पढ़िए तो बहुत बहुत शानदार कहानी लिखी हुई है, कैसे इटावा में यादव थानेदार जो है एसएसपी को हुक्म दिया करते थे और कैसे सरकार चलाते थे। तो ये सब जो ये बात जो उन्होंने फूलन देवी की कही है, अपराधियों को जाति का आवरण पहना करके अपनी जातिगत राजनीति हितों को आगे बढ़ाना, यह समाजवादी पार्टी की घोषित नीति रही है पिछले 30 से अधिक सालों से, लगभग 34 सालों से, और वो आज भी जारी है। और अब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रह चुके हैं 5 साल, उसके बाद वो 1 साल से अधिक जो है 2 साल लीडर अपोजिशन रहे, और अब वो पार्लियामेंट में है। तो अब वो राजनीति में एकदम परिपक्व हो चुके हैं, और अब वो पूरी तरीके से उसी लाइन पे आ चुके हैं जहां जिस लाइन पे उनके पिता चलते थे। तो ये सारा तो जो है ये सब तो होना स्वाभाविक ही था। और चूंकि अब उनका अब तो उनका पीडीए है, पिछड़ा दलित अलायंस, उसको तो जो और उसको बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि इसका नाम तो वास्तव में होना चाहिए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो अब पीडीए के नाम पर जो है अपराधियों का, जातियों का और डकैतों का महिमा मंडन हो रहा है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब 2007 नवंबर में जब मायावती जी मुख्यमंत्री थी, तब पाकिस्तान के आईएसआई के जरिए उत्तर प्रदेश में सीरियल ब्लास्ट हुआ था, लखनऊ की जिला कचहरी में, बनारस की जिला कचहरी में और फैसलाबाद की जिला कचहरी में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। उसमें जो एक अपराधी जो बंद था, उसको बाराबंकी जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ले जाया गया था। जब वो लौट रहा था, ये घटना होगी मई 2014 या 15 की, 2013 की मई, और बहुत गर्मी थी, उसको लू लगी, वो मर गया। तब अखिलेश जी ने उस समय वो रिटायर नहीं हुए थे, डीजी ब्रजलाल, और एक थे डीजी विक्रम सिंह साहब, जो मायावती जी की सरकार के समय डीजी रहे थे। उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा लिखवाया था। ये बात ब्रजलाल साहब ने नहीं कही, जो बाद में एक्सपंज हो गया। और अखिलेश यादव के सरकार के समय 2012 में मैनिफेस्टो में कहा गया था कि जो जेलों में बंद निर्दोष मुस्लिम युवा को सरकार छोड़ेगी। आतंकवाद की गंभीर धाराओं में बंद अपराधियों को जब सरकार ने छोड़ने की कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई, तो मामला हाई कोर्ट में गया, और हाई कोर्ट ने कहा कि कल आज आप इनको छोड़ रहे हैं और कल आप इनको पद्मश्री का पुरस्कार दे देंगे। हाई कोर्ट ने कहा कि आपको राज्य सरकार के पास इनको अकेले छोड़ने का अधिकार नहीं है, ये इनके ऊपर एनएसए लगा है, केंद्रीय एजेंसियों ने इनके मामले की जांच की है, तो केंद्र सरकार की सहमति भी आवश्यक है। इसके हाई कोर्ट के दखल के कारण कई सौ खूंखार मुसलमान आतंकवादियों का जेल से रिहा होने का रास्ता रुक गया। ये तक तो हुआ है समाजवादी पार्टी की सरकार में, और आज वही समाजवादी पार्टी एक डकैत को लेकर के विलाप कर रही है,
तो इसमें किसी को आश्चर्य क्यों हो रहा है? और दरअसल ये यही अपराध और राजनीति का जो गठजोड़ है, जो नेक्सस है, इसको योगी जी ने तोड़ा है। और इनके जमाने में जो बल्लाल साहब ने बात नहीं कही, अखिलेश यादव के जमाने में 1100 से ज्यादा घटनाएं हुई थी जहां गो तस्करों ने पुलिस पार्टियों पे हमला किया, पुलिस जीप पे ट्रक चढ़ाया, पुलिस के ऊपर जो है एक दर्जन से ज्यादा, एक सब इंस्पेक्टर था लखीमपुर का मिश्रा जो बदायूं में मार दिया गया था। और समाजवादी पार्टी की सरकार में गो सेवा आयोग के चेयरमैन थे एक केसी पांडे साहब। वो थे तो पांडे जी, लेकिन गो हत्या के काम में सबसे आगे थे। और ये इतना जबरदस्त व्यापार था गाय की तस्करी का, यूपी से बिहार, बिहार से बंगाल, और बंगाल से बांग्लादेश। और आप अगर 2014 से पहले का आंकड़ा देखिए, भारत से गायों की तस्करी का आंकड़ा बांग्लादेश को होने वाला जो था वो लगभग 20 लाख गाय प्रति साल था। आज आज वो घटकर के कुछ 100 गायों में सिमट गया है। वो भी उस इलाके में है जहां ममता बनर्जी की सरकार ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को बॉर्डर की फेंसिंग के लिए लैंड एक्वायर करने की अनुमति आज तक नहीं दी है। कलियाचक के पास जो जो इलाका है आपके मुर्शिदाबाद जिले में, वहां पे कुछ किलोमीटर ऐसा अभी बॉर्डर है जिसकी फेंसिंग नहीं हो पाई है। केवल वहीं से वो गाय आती है, वो गाय बंगाल की होती हैं और स्मगलिंग होती है। तो समाजवादी पार्टी का जो दौर था वो गो तस्करों के लिए, गो हत्यारों के लिए, गाय का मांस बेचने वालों का स्वर्णिम युग था। और ये साल में हजारों करोड़ रुपए का कारोबार था। जिसकी जहां मर्जी होती थी उसने जो है एक झोपड़ी डाली और गाय और भैंस काटना शुरू कर दिया और मीट बेचना शुरू कर दिया। आपको मालूम है ये कितने फायदे का सौदा है? उसमें गाय भैंस की हड्डी है, खाल है, सींग है, खुर है, सब कुछ बिक जाता है। तो ये जो आर्थिक चोट लगी है समाजवादी पार्टी, माफिया को तोड़ने का सबसे कारगर तरीका है उसकी आर्थिक रीढ़ तोड़ लो। तो वो आर्थिक रीढ़ जो है योगी जी ने जो 7 साल में तोड़ी है, तो अब ये जल्दी माफिया खड़ा नहीं हो सकता। असली दर्द ये है। तो अगर ये माफिया को अगर राजनीतिक संरक्षण नहीं देंगे तो चुनाव में फिर पैसा कौन देगा? इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? तो सही है। फिर यही लोग जो है पैसा भी लाते हैं और वोट भी लाते हैं। ये तो लगातार चल रहा है। मैं नहीं कहता कि बीजेपी में 100% लोग दूध के धुले हैं, लोगों के ऊपर मुकदमे हैं, लेकिन ये संभव नहीं है भारतीय जनता पार्टी में या बहुजन समाज पार्टी में कि खुल के अपराध करो और जाके एसपी को जिले के एसपी को गोली मार दो और उसके बाद तुम्हारा कुछ ना हो। ये होता था। और जैसा सबको मालूम है, और अब तो पब्लिक में है, कैसे मेरठ के एक बड़े व्यापारी की लड़की का मुसलमानों ने अपहरण कर लिया। 3 महीने उसको अपने पास रखा, लेकिन सरकार का सख्त आदेश था कि मुसलमान और यादव के खिलाफ एफआईआर नहीं होगी। एफआईआर हो गई तो गिरफ्तारी नहीं होगी। कुछ नहीं हुआ उस मामले में। ऐसे बहुत से मामले हैं। और एक्सटॉर्शन तो जो अतीक अहमद और जो मुख्तार अंसारी करते थे, 12 करोड़ की प्रॉपर्टी है और 1 करोड़ में बैनामा करा लिया। और उसने कहा कि भाई चलो 1 करोड़ तो मिल रहा है वरना ये भी नहीं मिलेगा। ये सब होता था। तो ये सारा जो काला कारोबार था, जो माफिया राज था, वो खत्म हो चुका है यूपी में। और एक बात जान लीजिए, अपराध की जो समस्या होती है, अपराध की जो चुनौती होती है, कोई ये दावा नहीं कर सकता कि 100% अपराध खत्म हो गया। दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जहां पुलिस नहीं है? दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जहां क्राइम के अगेंस्ट एनफोर्समेंट एजेंसी नहीं है? ये तो एंड इट्स ए कांस्टेंट वॉर। लेकिन संगठित अपराध यूपी में अब नहीं होता। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो वो पीड़ा सामने आपकी आ रही है। और योगी जी ने परसों बहुत साफ कहा है, कल भी कहा है। ये जो हल्ला मचाने की कोशिश होती है, जाति-जाति का खेल खेला जाता है, 2 सोर्स से मेरे पास ये आंकड़े आए हैं। मैं इनको शेयर कर देता हूँ। ये एक ऋचा राजपूत हैं। इन्होंने कहा है एनकाउंटर की जाति जनगणना शुरू हो चुकी है। यादव के एनकाउंटर ठाकुर से कम हुए हैं। मुस्लिम 67, ब्राह्मण 20, ठाकुर 18, यादव 16, जाट गुर्जर 17, दलित 14, अनुसूचित जाति 3,
सिख 2, अन्य ओबीसी 8 और अन्य 42। यानी ठाकुर जाति के जो बदमाश हैं वो ज्यादा मारे गए हैं और यादव कम मारे गए हैं। एक और ट्वीट देखिए, बड़ा दिलचस्प है। ये मिस्टर त्यागी है। इन्होंने कहा है कि यूपी पुलिस द्वारा 2017 से आज तक किए गए एनकाउंटर के जातिवादी आंकड़े दे रहा हूं, सिद्ध करके दिखाओ कि इसके किसी एक विशेष जाति या धर्म के लोग शामिल हैं। पिछले 16 महीनों के एनकाउंटर: एक जाट अनिल नागर उर्फ अनिल दुजाना, 3 मुस्लिम गुफरान राशिद कालिया, शाहनूर उर्फ शानू, एक ब्राह्मण विनोद उपाध्याय, 2 ठाकुर सुमित कुमार सिंह उर्फ मोनू चवन्नी और नीलेश कुमार, 2 यादव पंकज यादव और मंगेश यादव। मार्च 2017 से अप्रैल 2023 तक यूपी में कुल 183 अपराधी मारे गए। 61 मुस्लिम, 18 ब्राह्मण, 16 ठाकुर, 15 जाट और गुर्जर, 14 यादव, 13 दलित, 3 ट्राइब्स, 2 सिख, 41 अन्य। इसके बाद कुछ कहने को रह जाता है अखिलेश यादव के पास? देखिए ओंकार जी, राजनीति में 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं, परसेप्शन एंड रियलिटी। आपकी धारणा और वास्तविकता। तो जो समाजवादी पार्टी जो इस समय हल्ला मचा रही है, वो केवल जो आपने जो अभी ट्वीट दिखाए, जो जो सच्चाई है, इसके ऊपर कैसे पर्दा डाला जाए, कैसे उसको ऑब्फस्केट किया जाए, कैसे जनता को भ्रमित किया जाए और कैसे जनता के सामने सही बात को ना पहुंचने दिया जाए, कैसे सरकार को की जो अपराध के खिलाफ जो अभियान है उसको एक 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 एक, एक मिस्चीवियस शरारती टर्न दे करके ये कह दिया जाए कि ये किसी एक जाति विशेष के खिलाफ है, ये मजहब विशेष के खिलाफ है। ये उसी रणनीति का हिस्सा है, बैटल वर्सेस रियलिटी, वो परसेप्शन वर्सेस रियलिटी। तो ये रियलिटी वाले दो आपने दो और एक्स डीजी ब्रिजाल का आपने बयान दिखाया और जो अखिलेश यादव बोल रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी बोल रही है, अब तो आज तो अजय राय भी गए थे मंगेश के गांव में, जौनपुर में, कांग्रेस के अध्यक्ष प्रदेश के हैं, वो भी गए थे। तो वो केवल रियलिटी को कैसे पर्दा डाला जाए, कैसे भ्रम पैदा किया जाए, कैसे सरकार के दावों को खोखला साबित किया जाए, कैसे सरकार के दावों पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाए, ये इसी स्ट्रैटेजी के तहत होते हैं। और कैसे अपने जातीय वोट बैंक को ये संदेश भेजा जाए कि देखिए हम आपके लिए लड़ रहे हैं, हम आपके लिए खड़े हुए हैं और आपको सरकार से डरने की जरूरत नहीं है। यही जो तरीका होता है राजनीति और अपराध के गठजोड़ को पालने पोसने का, पुष्पित पल्लवित करने का और उसको लगातार मजबूत बना के चलाए रखने का और चुनाव के समय में उसका भरपूर लाभ लेने का। और क्या तरीका होता है? ये मदन भैया जो अभी एमएलए बने, जो एमएलए रहे पिछली समाजवादी पार्टी सरकारों में, कैसे रहे थे वो? तो अरे बहुत लंबी सूची है, हर जिले में है, वो चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे आपका मध्य उत्तर प्रदेश हो, जहां हम बैठे हैं लखनऊ में, आसपास के जिलों में, हर जगह यही है। क्षेत्रीय पार्टियों को वोट चाहिए, बाहुबली चाहिए, पैसा चाहिए। तो वो काम सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता इन 3 शर्तों को पूरा नहीं कर सकता। तो हमेशा एक समर्पित निष्ठावान जो पॉलिटिकल कार्यकर्ता है, उसकी जगह एक बाहुबली को हमेशा प्राथमिकता मिलती है, क्योंकि वो पैसा भी देगा, वोट भी देगा, सीट भी देगा। ये चाहे जितना दावा करे समाजवाद, अल्टीमेट जो विचारधारा है कि कैंडिडेट वो होगा जो चुनाव जीत के आए, यानी विनेबिलिटी, वही होता है हमेशा, वही आज भी हो रहा है। इसमें नई बात क्या हो रही है? वीरेन जी, कालिंदी एक्सप्रेस को पलटने की साजिश रची गई कानपुर के पास। वहां पर कुछ सिलेंडर, कुछ बम, कुछ दूसरी चीजें रखी गई। मुझे नहीं लगता कि मायावती को छोड़कर के किसी भी विपक्षी नेता ने इस पर कोई चिंता जाहिर की हो। मायावती का एक ट्वीट जरूर आया है ये,
जिसमें उन्होंने लिखा है, कानपुर में रेलवे पटरी पर गैस सिलेंडर आदि रख करके रेल दुर्घटना कराने के षड्यंत्र का विफल होना संतोषजनक है। इसकी उच्च स्तरीय जांच पड़ताल के बाद दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जरूरी, ताकि जन व रेल सुरक्षा बनी रहे। बल्कि मैं तो कांग्रेस के ट्वीट देखता हूं, उनके ट्विटर हैंडल पर जिस तरीके से वो रेल मंत्री को रील मंत्री कहकर के मजाक उड़ाते हैं और छोटी छोटी घटनाओं को बड़ी करके फैला रहे हैं, ये सारा कुछ क्या शो करता है? और क्या आपको लगता है कि अश्वनी वैष्णव यानी रेल मंत्री ही नहीं, योगी आदित्यनाथ भी निशाने पर हैं? उत्तर प्रदेश में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं, रेल को पलटने की साजिश रची जा चुकी है। पिछले 5 साल से 6 साल 2018 से जिस तरह की षड्यंत्र कांग्रेस द्वारा नरेंद्र मोदी सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए, अस्थिर करने के लिए, बदनाम करने के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो षड्यंत्र किए जा रहे हैं, उसकी छोटी सी बात की शुरुआत होती है 2018 में, जब इन्होंने आपके जो फाइटर जेट एयरक्राफ्ट लिए गए थे इंडियन एयरफोर्स ने फ्रांस से, रफाल, और जो चौकीदार चोर का इन्होंने अभियान चलाया। और ये सारा अभियान केवल उन कंपनियों के फायदे के लिए चलाया जो इस कंपटीशन में रफाल के आगे खड़ी नहीं रह पाई और ठेका मिल गया रफाल को। ये सारा खेल वो था और बाद में उनको सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी। अब आते हैं ये रेल एक्सीडेंट पर। इसी साल लास्ट दुर्घटना हुई उड़ीसा में, उसके बाद अभी हाल में दुर्घटना हुई कंचनजंगा एक्सप्रेस की बंगाल में। उसके बाद अभी कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस जो है के 2 पहिए ट्रेन से उतरे, उसमें एक जो है स्टील गर्डर जो है ट्रैक पे रखा मिला। अब एक घटना ये होते होते बची कालिंदी एक्सप्रेस की। और आपको याद होगा पाकिस्तान के में जो एक बैठा है आतंकवादी, उसका ये घोषित बयान आया था कि भारत में ट्रेनें गिराओ और कोई तरीका नहीं है। यानी घोषित तरीके से भारत के खिलाफ। और ये मैं कहता हूं ये ट्रेन दुर्घटना की साजिश नहीं है, इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। ये सीधे सीधे ऐलान जंग है, ये जंग का ऐलान है, ये आतंकवाद नहीं है, ये जंग का ऐलान है। आप एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को, एक पीसफुल चलते हुए देश की सरकार को अस्थिर करके देश में आग लगाना चाहते हैं केवल अपने बहुत ही संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, तो ये युद्ध का ऐलान है, ये कोई छोटी घटना नहीं है। और ये भारत में पहली बार हो रहा है कि रेल दुर्घटना की इंक्वायरी में एनआईए शामिल हो रहा है। एनआईए हमेशा आतंकवादी घटनाओं में ही अब तक उसने इन्वेस्टिगेशन किया है। कानपुर में एनआईए पहुंच गई है, एटीएस ने भी दौरा किया है और भी जो सेंट्रल एजेंसीज ने वहां दौरा किया है, और इसकी बहुत उच्च स्तरीय जांच हो रही है। तो ये अब आप ये सोच लीजिए कि नरेंद्र मोदी के राजनीतिक विरोधी किस हद तक जा सकते हैं कि इतनी बड़ी घटनाएं हो गई और उन्होंने उसकी औपचारिक आलोचना भी नहीं किया, उसको उन्होंने कंडेम तक नहीं किया। और अगर इनका ये षड्यंत्र अगर सफल हो जाता और कालिंदी एक्सप्रेस अगर पलट गई होती, बड़ी दुर्घटना हो गई होती और कुछ यात्रियों की जान चली गई होती, तो ये लोग सबसे पहले इस्तीफा मांगते रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का। ये लोग सबसे पहले जो है नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाते। और नरेंद्र मोदी की सरकार में पिछले 10 साल में जो मैसिव डेवलपमेंट रेलवे का सेक्टर का हुआ है और जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है, डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर जो अटल जी के आखिरी दौर में 2003 में तय हो गया था, मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल में उसमें एक ईंट नहीं रखी गई। और एक है आपका ईस्टर्न कॉरिडोर है लुधियाना से डाकुनी वेस्ट बंगाल, और एक है दादरी से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई। दोनों की लंबाई लगभग 3,500 किलोमीटर है। और जो ईस्टर्न कॉरिडोर तो चालू हो गया है और वेस्टर्न कॉरिडोर भी लगभग 90% पूरा हो गया है। ये सब मामूली अचीवमेंट है। तो केवल सरकार की सफलता का सेहरा लगातार उसके ऊपर न चढ़े, इस हद तक अगर षड्यंत्र हो रहा है और उसके बावजूद भी लोगों को लगता है कि ये कांग्रेस और बीजेपी की चुनावी लड़ाई है, तो फिर ये देश का दुर्भाग्य है। इस हद तक अब आ गया है अपोजिशन कि सरकार की नरेंद्र मोदी को कलंकित करने के लिए देश में आग लगाओ। और आप बताइए कि इतनी बड़ी घटना हो गई है, अब तक
फॉर्मल कंडेमनेशन भी नहीं आया, उसको कंडेम तक नहीं किया है। और जबकि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और जयराम रमेश और जाने कितने उनके नेता रोज दर्जनों ट्वीट करते हैं, एक बार नहीं बोले हैं। और साबरमती एक्सप्रेस भी जो है केवल डिरेल हुई है, बहुत स्लो स्पीड में थी। अगर तेज होती तो वो भी दुर्घटना बड़ी हो सकती थी, उसके बारे बिल्कुल में भी सही। बोले। और बस केवल अगर कुछ हो जाता तो सबसे पहले रेल मंत्री का इस्तीफा मांगते। वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े, ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकाला और कई मुद्दों पर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की आपने। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार।